हेलो दोस्तों, अष्ट स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ। आने वाला दिन कौन सा है? 28 नवंबर 2024 यानी गुरुवार, मंथली निफ्टी एक्सपायरी का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज अपेक्षा के अनुसार अपेक्षाकृत मार्केट तेजी से ही बंद हो गया। निफ्टी लगभग 80 पॉइंट 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और वही बैंक निफ्टी लगभग 110 पॉइंट यानी 110 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और हमारे जो दिए गए लेवल्स थे, टेक्निकल लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वो 100% परफेक्ट निकले। पिछले कई दिनों से लगातार आपको मैं बोल रहा हूँ, पिछले कई दिनों से यानी 4-5 दिनों से, कि 24,350 24,350 ये लेवल जो है वो रेजिस्टेंस रुकावट का काम कर रहा है निफ्टी में। और पिछले 3 दिनों से लगातार निफ्टी वहाँ आता है फिर नीचे आता है। आज भी वही हुआ, 24,350 के आसपास का हाई लगाया और फिर वहाँ से नीचे आ गया। लेकिन इस बार एक अच्छा हो गया, नीचे आने के बाद वो माइनस में चला जाता था, लेकिन इस बार क्या हो गया, नीचे आने के बाद वो प्लस 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। यानी ऊपर से लगभग 70-80 पॉइंट सिर्फ करेक्शन दे दिया। अभी तक क्या होता था कि 100 150 200 पॉइंट करेक्शन देता था। ये चेंज हो गया है, ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। दोपहर के बाद अचानक ज़बरदस्त तेज़ी चालू हो गया और सुबह कॉल और पुट राइटिंग ज़बरदस्त हो गई और कॉल और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम खाए गए दोस्तों। आज इंडिया विक्स 4 से 5% टूट गया और अभी 15 के नीचे आ गया है। 14.60 के पास इंडिया विक्स आ चुका है। 15 के नीचे का इंडिया विक्स, इसका मतलब अभी खतरा टल रहा है और तेज़ी का पलटा भारी हो रहा है। ओके, और बियर थोड़े थक रहे हैं, ऐसा उसका ये है। और मैंने वैसे भी वीकली ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में बोला था कि ये हफ्ते तेज़ी ज़्यादा रह सकती है। और अभी तक आपने देखा, सोमवार से गुरुवार तक ओवरऑल तेज़ी ही थी दोस्तों, ज़बरदस्त तेज़ी थी। सो यही ट्रेंड अभी कल और परसों होगा। एक ध्यान में रखिए, दो चीज़ है। आज अमेरिकन मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट डाटा, उनकी इकोनॉमिक डाटा आने वाले हैं, जीडीपी डाटा। उसके ऊपर अमेरिकन मार्केट रिएक्ट करेगा। और जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से लगातार अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा है। सो आज का सेशन मेक और ब्रेक करेगा अमेरिका में। प्लस आने वाले 2 दिन बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे मैंने ऑलरेडी आपको पिछले 3-4 दिनों से क्लियर कट बोल रहा हूँ कि गुरुवार और शुक्रवार ये 2 दिन बहुत बड़े बड़े दिन हो सकते हैं मार्केट के लिए, बड़े मूवमेंट्स के लिए। ओके, एस्ट्रोलॉजिकल भी मैं मान रहा हूँ और टेक्निकल भी मान रहा हूँ, और कुछ संकेत विदेशों से भी है। जैसे कि अमेरिकन मार्केट एक दिन बंद है, और जब भी अमेरिकन मार्केट एक दिन बंद होता है या हाफ डे होता है अमेरिकन मार्केट में, तब हमारे मार्केट में तेज़ी ज़्यादा आती है। 10 में से 7-8 बार, 10 में से 10 बार तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन 10 में से 7-8 बार ऐसा होता है। सो आपको आने वाले 2 दिन यानी गुरुवार और शुक्रवार के दिन तैयार होना है मार्केट में। ओके, वैसे मंथली एक्सपायरी का दिन आज बैंक निफ्टी का डल गया, लेकिन तभी भी प्लस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 52,300 के आसपास क्लोज हो गया, 52,300 के पास। और वही निफ्टी क्लोज हो गया 24,270 के पास, 24,270 के पास। अच्छी क्लोजिंग है। क्रूड ऑयल हल्का सा बढ़ा है 73 के पास। लेकिन आज दोपहर में ज़बरदस्त संकेत कहाँ से आ गया मालूम है आपको? डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट की, वो काफ़ी घट गई है, काफ़ी घट गई है। एकदम से 1-2% का डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहा है मुझे। और ये दिखाता है कि आज अमेरिका में कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में आज उनके इकोनॉमिकल डाटा के इंतज़ार है, डाटाज आने वाले हैं, और अमेरिकन मार्केट आज वाइड स्विंग ले सकता है। और ये डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड ऐसे दिखा रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड कंटिन्यूस बढ़ रही थी, इसके लिए आईटी के स्टॉक्स बढ़ रहे थे वर्ल्ड में। लेकिन अभी आईटी के स्टॉक्स जैसे ही वो घटना चालू करेगा तो आईटी के स्टॉक गिरने लगेंगे और बाकी के स्टॉक्स जो है वो बढ़ने लगेंगे, बैंकिंग स्टॉक या बाकी के स्टॉक्स बढ़ने लगेंगे। मेटल स्टॉक्स और ये आईटी के स्टॉक, ये डॉलर इंडेक्स के ऊपर ज़्यादा उसका हलचल होता है दोस्तों, कमोडिटी का साइकिल जो होता है। सो हमेशा इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है।
पुट कॉल रेशो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, 1.10 वही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि मार्केट इतना कुछ ज़्यादा तेज़ी में गया नहीं है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1 के आसपास है, तो पुट कॉल रेशो में कोई संबंध नहीं है। बाकी एफआई और डीआई के डाटा तो आज शाम को आने वाले हैं, वो अभी तक आए नहीं है। मैं 5 बजे में बैठा हूँ ये वीडियो डालने के लिए, वो 6 साढ़े 6 बजे के पास आते हैं। और आज भी तीसरी दिन अगर एफआई ने बाइंग किया रहेगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है तेज़ी वालों के लिए, यानी मार्केट तेज़ी की ग्रिप में हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ट्रेंड के साथ चलना है। तो ट्रेंड के साथ आपको कैसा चलना है, हेजिंग करके। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो 3 कॉल ले सकते हो और 1 या 2 पुट ले सकते हो सेफ्टी के लिए। से पुट लेने का यानी हेजिंग करने का मतलब क्या है, इंश्योरेंस। यानी इन केस मार्केट ज़बरदस्त नीचे जाता है तो आपको, अगर सिर्फ आप कॉल लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा पैसा, क्योंकि कॉल और पुट ऑप्शन बायर का तो ज़ीरो होता ही है हमेशा। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग अलग चीज़ होती है। सो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सेफ्टी होना चाहिए। इसलिए इंश्योरेंस के लिए क्या करना है, अगर तेज़ी के ट्रेंड में मार्केट रहेगा तो एक आध दूसरा पुट लेके रखना है बस। अचानक रिवर्स हो गया मार्केट में तो पूरा ज़ीरो तो नहीं होगा ना। लेकिन क्या है कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके आज का दिन जो था, कॉल और पुट ऑप्शन स्पेशली बैंक निफ्टी में, उसके जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी ऑप्शन के प्रीमियम घटाए गए। और पिछले 2 दिन से वही चल रहा है, टाइम पास चल रहा है मार्केट में। और कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके लोग मस्त कमा रहे हैं। और कॉल और पुट ऑप्शन जो बाय करते हैं उनको लॉस हो रहा है दोस्तों। और जिन्होंने हेजिंग भी किया रहेगा उनको भी लॉस हुआ रहेगा। इसलिए मैंने जो वीकली प्रेडिक्शन का जो वीडियो था उसमें बोला था कि इस हफ्ते हेजिंग की टेक्निक थोड़ी ख़राब हो सकती है या वीक हो सकता है। ओके, लेकिन क्या करें, हेजिंग के अलावा तो कोई दूसरा चारा नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उड़ सकता है और लॉस हो सकता है। हेजिंग करेंगे तो अगर बड़ा मूवमेंट रहेगा तो वो बच सकता है। सो हेजिंग करने के अलावा चारा नहीं है हमारे पास, तो हमको हेजिंग करना ही पड़ेगा। सो इस वीक हफ्ते क्या हो रहा है कि हेजिंग में जिन्होंने काम किया है उनको सोमवार छोड़ के बाकी के दिनों में लॉस हुआ रहेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता है उसमें उसमें इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी हो, हेजिंग हो या सिर्फ कॉल लेना हो या सिर्फ पुट लेना हो या कॉल राइटिंग करना हो या पुट राइटिंग करना हो या फ्यूचर में बाय करना हो, ये 100% प्रूफ नहीं होता है। सभी में रिस्क होता है। नहीं तो सब लोग अपना सर्विस और अपना धंधा जो बिजनेस है वो छोड़ के इधर ही आते थे और इधर ही कमा के करोड़पति हो जाते थे। ऐसा नहीं होता है। ये स्ट्रैटेजी होती है, कभी कभी ख़राब भी होती है, कभी कभी लॉस में जाती है। सो हमेशा हर स्ट्रैटेजी डेंजरस होती है, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। तो करना तो पड़ेगा क्योंकि आपको तो आदत लगी है शेयर मार्केट में काम करने की, जुआबाजी सट्टेबाजी खेलने की, सिर्फ कॉल लेने की, सिर्फ पुट लेने की। पैसा ख़त्म हो गया, कैपिटल ज़ीरो हो गया, रोने लगते हो अभी तो मैं कल से नहीं आऊँगा शेयर मार्केट में, बहुत ख़राब चीज़ है। फिर 1 हफ्ता हो गया, फिर आएंगे, कहाँ से तो पैसा मिलता है, सर्विस का पैसा मिलता है, पीएफ का पैसा मिलता है, किसी फ्रेंड के साथ से पैसा मिलता है, या कुछ बेचने के बाद सोना बिना बेचने के बाद पैसा मिलता है, या कहीं से लोन लेके पैसा मिलता है। फिर आओ शेयर मार्केट में, जो गया है वो वापस मिलता है कि देखेंगे। फिर अचानक पहले इसमें कैसा होता है कि 10-20-40 हज़ार का फ़ायदा होता है, तो लोग सोचने लगते हैं अरे क्या बात है, अभी पैसा मिलेगा। फिर 10-20-40 भाई वो तो जाता ही है, उसके ऊपर वो जो पहला पैसा जो जिधर से लिया होता है ना, वो भी ज़ीरो हो जाता है। इसलिए 10 में से 8-9 लोग लॉस करते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन बाइंग में पर्टिकुलरली। मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत बहुत डेंजरस है ऑप्शन, बहुत डेंजरस है। लेकिन क्या करें, आपको तो लत पड़ी हुई है, आदत पड़ी है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। सो अगर ऐसी चीज़ है तो आप सेफ्टी से तो काम कर सकते हो ना, प्रॉपर हेजिंग करो या प्रॉपर स्टॉप लॉस करो या अपने कैपिटल का ख्याल रखो, कम से कम लॉट ले लो। और जो मैं इंडिकेटर सिखाता हूँ आपको, डॉलर इंडेक्स हो या इंडिया विक्स हो या पुट कॉल रेशो हो, एटलीस्ट वीडियो तो देख सकते हो मेरा। कुछ समझ में नहीं आया तो इसके ऊपर तो रणनीति आप बना सकते हो, या मैं जो लेवल्स देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के, आप देख सकते हो। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड दिखाइए, लीजिए, और हर दिन का आप देखो, चेक करो लेवल्स में कितनी एक्यूरेसी है। बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी है लेवल्स में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन से और टेक्निकल लेवल, ये सब दिशा दिखाते हैं आपको ट्रेडिंग अच्छा करने के लिए। इन दोनों का यूज़ करना चाहिए। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भरोसे करके, अंधविश्वास करके, किसी साइंस को मान के जाना नहीं चाहिए, या सिर्फ टेक्निकल डाटा के ऊपर विश्वास करके नहीं जाना चाहिए। ये दोनों का संगम एस्ट्रो टेक्निकल आपको लेके आगे बढ़ना है, और वो भी सावधान, केयरफुल, क्योंकि आपको आदत पड़ी है, कोई कुछ नहीं कर सकता है।
आपको तो ऑप्शन बाइंग ही करना है, तो क्या कर सकता है कोई? कितना भी लॉट साइज़ बढ़ाओ, कुछ नहीं करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? कितना भी मार्जिन अमाउंट बढ़ाओ। सो इसमें क्या करें, थोड़ा-सा तो टेक्निक से तो जाओ ना भाई। एटलीस्ट थोड़ी प्रोबेबिलिटी बन जाती है आपकी प्रॉफ़िट की। और क्या कर सकते हैं हम लोग? कोई कुछ नहीं कर सकता है। सो चीज़ ये तो अलग बात, मैंने हमेशा ये एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशनल चैनल है, इसलिए मैं हमेशा ये चीज़ें बताता रहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे नए लोग सब्सक्राइबर बन रहे हैं मेरे चैनल के, ओके? और बहुत सारे चैनल के बनते हैं। तो ये नए-नए लोग जो शेयर मार्केट में आते हैं, उनको कोई तो सिखाना चाहिए किसी न किसी रूप से। ऐसा बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है कि शेयर मार्केट में 100% प्रॉफ़िट मिलता है। तो फिर 100% अगर शेयर मार्केट में अगर प्रॉफ़िट मिलता है, तो फिर हम लोग यूट्यूब वीडियो पे क्यों आते हैं? झक मारने के लिए आते हैं क्या? फिर आराम से कमाएँगे ना, करोड़पति, बिलियनपति, अंबानी, अडानी बन सकते हैं हम लोग। यहाँ क्यों आते हैं हम लोग? मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा भाई, इतना सिंसियरली बात करने वाला। सब लोग बोलेंगे उनका डबल-चौबल, उनके ग्रुप में डबल हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, हमेशा प्रॉफ़िट होता है। तो भाई क्या कर रहा है तू यूट्यूब पे आके? क्यों यूट्यूब पे आके काम कर रहा है तू? इतना तो सेवाभावी वृत्ति नहीं है तुम्हारी, यूट्यूब पे आके सबको शिक्षा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। खुद का प्रॉफ़िट बढ़ाने, खुद के ग्रुप बढ़ाने के लिए आ रहे हो ना। फिर अगर ऐसा प्रॉफ़िट हो रहा है तुमको 100% हर दिन, ये पॉसिबल ही नहीं है 100% प्रॉफ़िट, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि कोई रोड क्रॉस करना पॉसिबल नहीं 100%, हम लोग यकीन नहीं कर सकते उस रोड पे हम लोग 100% जाएँगे ही जाएँगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं होगा, या कोई चीज़ हम लोग इधर से जाते हो काम होगा या नहीं, हमको भी डाउट होता है। क्या चीज़, कौन-सी चीज़ 100% है भाई ये लाइफ़ में? कोई भी नहीं चीज़। ऐसा बोलने वाला भी कोई आदमी नहीं रहेगा पूरे यूट्यूब पे, मैं दावे से के साथ कह सकता हूँ। सब लोग अपनी-अपनी वाह-वाह करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको एजुकेशन दे के करता हूँ और ये बोलता हूँ किसी न किसी स्वरूप से मेरे चैनल से आपको फ़ायदा होता है। खैर चलिए, सो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आएँगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में दोस्तों वही है, नीचे का लेवल आपको मालूम है 24,150, 24,125 से लेकर 150 लेवल, या मोटा-मोटी मान लें 24,100 से 150, ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहा है पिछले कई दिनों से। उसके नीचे 24,000, 24,050, 24,000, 24,050, ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे गया और टिक गया, इसका मतलब 15-20 मिनट टिकना चाहिए भाई, इमीडिएटली बाउंस बैक होता है कभी-कभी। तो उसके नीचे फिर 23,850 से लेके 23,950, ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे गया तो फिर पहले का भाव आएगा निफ्टी में 23,300 तक का, ये ध्यान में रखना है आपको, ओके? और ऊपर का लेवल आपको मालूम है 24,350, 24,350 का लेवल, एक रेजिस्टेंस रुकावट अभी बहुत बड़ा बन चुका है, लेकिन बार-बार वहाँ आके धड़क रहा है मार्केट निफ्टी। और मेरा जो प्रिंसिपल है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर किसी चीज़ के ऊपर आप, अगर कोई वॉल है, उस चीज़ के ऊपर हमेशा आप कुछ फेंक रहे हैं, तो वो वॉल वीक हो जाता है या वो चीज़ वीक हो जाती है। काँच है, काँच के ऊपर अगर कोई पत्थर मार रहा है कंटिन्यूअस, 1 बार, 2 बार, 3 बार, नहीं फूट रहा है, लेकिन 10वीं बार तो फूटेगा ही ना काँच। तो ऐसा ही है, ये कॉल राइटिंग का जो प्रदेश है ना 24,350, ये मार-मार के अभी वीक हो रहा है दोस्तों। अगर उसके ऊपर अगर निकल गया निफ्टी कल या परसों 24,350 के ऊपर, तो बहुत बड़ी तेज़ी में आएगा निफ्टी और डायरेक्टली वो 24,450 से लेके 24,550, 24,450 से लेके 550 तक जाने का दमखम रखता है, ये ध्यान में रखिए। ओके, ये कॉमन सेंस है, ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। और वही बैंक निफ्टी जो 52,300 के ऊपर क्लोज हो गया है, आसपास क्लोज हो गया है, ऊपर वही लेवल है 52,500, 550 का, 52,500, 550 का लेवल, जो रेजिस्टेंस रुकावट हमेशा हो रहा है। उसके ऊपर अगर निकल गया, टिक गया, तो 52,800, उसके बाद 53,000 का लेवल, 53,000 का लेवल, 53,000 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो बड़ी तेज़ी में बैंक निफ्टी आ सकता है। आज बैंक निफ्टी को किसने बचाया मालूम है आपको? सिर्फ एक स्टॉक ने बचाया, बाकी के स्टॉक्स ठंडे पड़े हुए थे। बैंक निफ्टी जो 110 पॉइंट मात्र प्लस में क्लोज हो गया है ना, वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से हो गया है। किसकी वजह से? एचडीएफसी बैंक की वजह से। एचडीएफसी बैंक चला इसलिए बैंक निफ्टी जीवित रहा आज, नहीं तो प्रॉब्लम होता था। खैर देखेंगे, आज बैंक निफ्टी का तो अभी टेंशन गया है, मंथली एक्सपायरी खत्म हो गई है और अभी अगले मंथ की एक्सपायरी एंड को है डायरेक्टली, अभी वीकली एक्सपायरी तो नहीं रही बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अभी कल फ्री है दोस्तों, बढ़ने के लिए या घटने के लिए, ये ध्यान में रखिए आप। और कल निफ्टी की पारी है मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी दोनों की, ओके, ये ध्यान में रखिए। और बैंक निफ्टी के नीचे लेवल 52,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसके नीचे 51,500, 51,800, 51,500, 800, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। बाकी
पूरे डिटेल स्टॉक के बारे में या बाकी के सेक्टर्स के बारे में या बाकी के बारे में कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे पता चलेगा आपको। वो कार्यक्रम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय हमारे जो गिफ्ट निफ्टी साहब है ना, जो यहाँ आए हैं, उनका दर्शन होता है, क्या चल रहा है उसके ऊपर जोक मैं हमेशा मारता रहता हूँ। ओके, बाकी यूरोपियन एशियन मार्केट क्या कर रहे हैं वो देखते हैं हम लोग। अभी तो यूरोपियन मार्केट आज फ्लैट टू निगेटिव या निगेटिव ही है ज़्यादातर। डाउ फ्यूचर भी माइनस में है, गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट है दोस्तों अभी बहरहाल। तो चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। ऐसे में क्यों बातें करता हूँ मालूम है क्या? अगर वही बातें करने लगेगा तो लोगों को बोर लगेगा। थोड़ा बहुत अलग कुछ चाहिए, सीखने के लिए भी चाहिए और सुनने में भी आनंद मिलता है लोगों को। ठीक है, तो चलिए ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया एक चीज़ मैं बोलना भूल गया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी आप ये सफ़ेद बाल क्यों रखने लगे हैं? ये सफ़ेद बाल दिख रहे हैं ना आपको, क्यों रखने लगे हैं? आप ये डाई क्यों नहीं मारते हो, ब्लैक डाई, और काले क्यों नहीं करते हो? भैया अभी मैंने फैसला किया है, अभी ये फैसला कब तक टिकेगा मालूम नहीं। मैं अभी नेचुरल रहना चाहता हूँ बस। चेहरे से तो आपको पता चलता है कि मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, 50 साल के आसपास हूँ मैं, ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ। सफ़ेद बाल है इसके लिए आपको कन्फ्यूजन होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आजकल आप देख सकते हो जो 20-25 साल का भी युवा है उसके भी बाल बहुत ज़ोरों से सफ़ेद हो रहे हैं। बहुत सारे आजकल देखते हो आप, आजू बाजू में भी देख सकते हो आप। पर्टिकुलरली इन सिटी बोल रहा हूँ मैं, गांव में तो अभी भी ठीक है परिस्थितियाँ, लेकिन सिटी में आप देख सकते हो 20-25-30 साल के भी लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो बुढ़ापे का और ये बालों का कुछ संबंध नहीं है। हंसी आती है लोगों को, आदमी बूढ़ा दिखता है, चेहरे से तो पूरा बूढ़ा दिखता है। आँख जो होती है ना आदमी की, चेहरे के ऊपर जो ये होता है, उसका जो त्वचा होती है वो बूढ़ी दिखती है, लेकिन ऊपर क्या करता है आदमी, शाइनिंग करने के लिए पूरे बाल काले कर देता है और पूरे एकदम डांबर जैसा बाल, डांबर बोलते हैं मराठी में उसको, डांबर जैसे काले बाल करके वो आता है। कितना हास्यास्पद दिखता है वो, कितना खराब दिखता है वो। ओके, कोई बात नहीं कि वो सब लोग अपनी अपनी पर्सनल चीज़ होती है कि डाई करना है या नहीं। मुझे तो डाई करना अच्छा नहीं लगता है, अभी चालू किया है मैंने ये जो है, लेकिन इसका और बुढ़ापे का कोई सवाल नहीं है। ओके, संबंध नहीं कुछ, क्योंकि आजकल युवा अवस्था में भी सफ़ेद हो रहे बाल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका चेहरा पूरा बूढ़ा हो गया है, दिखता है लोगों को ये बूढ़ा आदमी है, तो फिर बाल काले करके कुछ फ़ायदा नहीं है। बहुत गंदा दिखता है वो दिखने के लिए। ये बहुत ओल्ड मेंटालिटी हो गई आपकी कि बाल काले करने के बाद युवा दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चेहरे से, आंखों से पूरा पता चलता है लोगों को। ये मेरा व्यक्तिगत बोलना है, किसी के ऊपर मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है भाई। मैं चाहे, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। ओके, तो ये नेचुरल दिखने का मज़ा अलग ही होता है दोस्तों। नेचुरल बहुत ही अच्छा लगता है। कोई छुपाना नहीं है भाई, मेरे मन में भी कुछ है वो भी मैं बोल देता हूँ, छुपाने का कोई सवाल ही नहीं आता है। जो है वो है भाई। चलिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। कल है 28 तारीख, 2 + 8 = 1 सूर्यदेव का अंक है, और कल है गुरुवार, बृहस्पति गुरुदेव का दिन है। गुरु और सूर्य का संगम अच्छी बात है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9:15 बजे एज पर केपी चार्ट, कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, जो साउथ इंडियन ज़बरदस्त पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर हो चुके हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। अगर आपके लैंग्वेज में, अगर एस्ट्रोलॉजी में रुचि है तो इनके बुक्स पढ़िए, बहुत ही बढ़िया बुक्स है। सीखना मिला तो सीखिए किसी के पास से। तो मैं तो सिखाता नहीं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मैं जो सिखाता हूँ वो मैं यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से ही सिखाता हूँ, लेकिन आपको सीखना है तो सीखिए, बहुत ही बढ़िया है वो सीखने के लिए। सो दोस्तों, सुबह 9:15 बजे एज पर केपी चार्ट, कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, धनु लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा आपको दिखेंगे तुला राशि में, शुक्रदेव के राशि में। कहाँ है? शुक्रदेव के राशि में। और कौन सा नक्षत्र है भाई? स्वाति नक्षत्र है। और स्वाति नक्षत्र किसका होता है? राहु का होता है। राहु है भाई, राहु, ये फेमस डायलॉग है ये चैनल का। राहु का नक्षत्र है, लेकिन बट किंतु परंतु स्वाति नक्षत्र अच्छा नक्षत्र होता है राहु का। इसमें कोई खराबी नहीं होता है, ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं रहता है इसमें। राहु का नक्षत्र है, वोलेटिलिटी रह सकती है, ये दिखता है। लेकिन स्वाति नक्षत्र में अभी जो पिछला अगर आपने परिणाम देखा रहेगा स्वाति नक्षत्र का, तो इतना कुछ खराब नहीं था उसमें। ये भी मेरा बोलना कर्तव्य है।
तो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षमी एज पर केपी चार्ट उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल मार्केट में अभी ये मैं अलग ही बोल रहा हूँ भाई, मुझे जो दिखता है वही मैं बोलता हूँ, चाहे गलत हो, ये मेरा सिंसियरली बोलता हूँ मैं हमेशा। नेगेटिव मंदा लग रहा है मार्केट। क्या लग रहा है? नेगेटिव या मंदा ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस है। इसका मतलब अगर आपको गैप अप मिला अच्छा या ऊपर गया मार्केट, तो ऊपर से नीचे जोरों से छोरों से आने का खतरा ज़्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है कल। ये गलत भी हो सकता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ ये अनुमान है, प्रेडिक्शन है, इसलिए मैं बोलता हूँ एस्ट्रो टेक्निकल ऐड करो। ओके, तो कल का जो मेरा प्रेडिक्शन है वो ऐसा है। कल 2-3 चीज़ें हैं। चंद्रमा तुला राशि में है, तुला राशि में तो शनि के साथ नवपंचम है, गुरु से साथ षडाष्टक योग है, मंगल की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है दोस्तों। मंगल और चंद्रमा का केंद्र योग हो रहा है और मंगल की चौथी यानी पूरी दृष्टि, मंगल को चौथी पूरी दृष्टि होती है, पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और बाकी जो नक्षत्र सब लॉर्ड और उपनक्षमी और अष्टक वर्ग मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मार्केट ऊपर जो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल के ऊपर, जो ऊपर जो रेजिस्टेंस रुकावट में बोल रहा हूँ, पहला रेजिस्टेंस कौन सा है? 24,350। उसके बाद का मैंने बोला है 24,450 से लेकर 550। उस वहाँ तक जाने के बाद नीचे मार्केट कोलैप्स हो सकता है, इसलिए एस्ट्रो टेक्निकल फॉलो करो बोलता हूँ मैं हमेशा। ओके, तो ये मेरा प्रेडिक्शन है दोस्तों कल के लिए। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। मेष राशि को मिक्स, वृषभ को अच्छा, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को खराब, कन्या को मिक्स, तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर को अच्छा, कुंभ को अच्छा और मीन राशि को खराब जा सकता है। आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये मैक्सिमम 80% से सही मानिए। चलिए अभी अंकशास्त्र न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख ये डेट्स है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। ये मैं फास्ट क्यों बोल रहा हूँ मालूम है क्या? क्योंकि दिमाग, मस्तिष्क ये स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे किसी भी बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे किसी की भी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है जहाँ पहले से लिखा हुआ है। ये स्टोर करने का, ये बोलने का, ये आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, यूट्यूबर बनोगे। जब तक आप ऐसा देखते देखते बैठोगे या बोर्ड के ऊपर लिखते बैठोगे ना, कुछ नहीं होता है आपका। ये आपके मस्तिष्क से आना चाहिए, इंस्टेंटली आना चाहिए ये चीज़ें। आपका दिमाग इतना होशियार होना चाहिए, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ये दिमाग में ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ये ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। अंकशास्त्र और डेट ऑफ जन्म राशि के जो मैंने रिजल्ट बोले वो एक साथ लेके आए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा खराब हो तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला ऐसी कोई गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, कोई नहीं मिलती है वही गारंटी। अपनी खुद की मेहनत के ऊपर, खुद के ब्रेन के ऊपर, खुद के एफर्ट्स के ऊपर विश्वास रखें। सब चीज़ें पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे भाई। ओके, सो आगे बढ़ना है तो आपको सीखना चाहिए। ऐसे ही जुआबाजी सट्टेबाजी करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है, एकदम से आएंगे और उसके 10 गुना जाएंगे। तो आज का सेशन अच्छा लगा, अलग ही बोला हूँ मैं बॉस आज। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।